Hello students, welcome back to the Chennai classroom. Now we'll start. Okay, addition rule and multiplication rule in probability. Addition rule बहुत ही सिंपल है. जैसे हम बोले कि probability of A union B क्या होता है? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. If A and B are mutually exclusive events, then this becomes probability of A plus probability of B and this is 0 क्योंकि A और B क्या है mutually exclusive. तो probability of A union B simply probability of A plus probability of B. तो ये आपका एडिशन रूल हो गया, कोई नया नहीं है. मल्टीप्लीकेशन रूल देखो, मल्टीप्लीकेशन रूल ठीक है. हम जानते हैं कि probability of A given B ये क्या होता है? probability of A intersection B अपॉन में probability of B नीचे जो लिखा होता है. तो probability of A intersection B क्या हो गया? probability of B into probability of A given B. या फिर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं probability of A to probability of B given A. ठीक है. तो ये जो है क्या काम करेगा, जैसे B हो गया है, B होने के बाद A की probability लिखी हुई है. यहाँ पर मान लो A हो गया तो A होने के बाद B की probability, तो इसको ऐसे कुछ चलेगा. ये probability of first कोई भी इवेंट है, then probability of first, ठीक है, while assuring that second has occurred. आई बात समझ में? क्या बोला गया है कि probability of first into, अब एक उल्टा लिख दिया, probability of first then probability of second assuring first is occurred. पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट आपका हो चुका है तब. आगे बात समझ में? अब इसमें यदि हम एक नोट लिखना चाहे तो मान लो आपके पास इवेंट्स है, कुछ n इवेंट्स है, ठीक है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टिल an, ठीक है. तो ये सारे के सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं, A1 A2 A3 an इंटरसेक्शन है ना, तो A1 एंड A2 एंड A3. यहाँ क्या था, दो इवेंट थे A और B, तो एक कोई हो जाए, देन सेकेंड की प्रोबेबिलिटी जब पहला हो चुका है तो यहाँ हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1. अब A1 हो गया है तब A2 की प्रोबेबिलिटी कौन हो चुका है? A1. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 और कौन कौन हो चुका है? A1 और A2. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 while A1 A2 and A3 already happened, so on. Okay. तो ये मान लो n इवेंट्स है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे लगाएंगे, आगे बात समझ में? अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 are drawn one by one without replacement, then what is the probability that first drawn card is king and second card is ace? Okay, so ये आपसे पूछ रहा है probability of A intersection B. A हमने क्या बोला कि फर्स्ट कार्ड जो है वो आपका किंग हो जाए, और B किसको बोला है कि सेकेंड कार्ड जो है आपका वो एस हो जाए, ठीक है. दो कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं और एक विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है. तो ये आपका सिंपली हो जाएगा कि फर्स्ट कार्ड आपने निकाल लिया, उसके बाद फर्स्ट कार्ड निकालने के बाद सेकेंड कार्ड हम निकाल रहे हैं. तो पहला आप एस निकाल लो या किंग निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम पहला क्या निकाल रहे हैं, इसके हिसाब से किंग निकाल रहे हैं. तो टोटल 4 किंग होते हैं, कार्ड कितने हैं? 52. अब किंग आ गए तो कार्ड कितने बचे आपके पास? 51. और एस कितने हैं? टोटल 4. तो प्रोबेबिलिटी सिंपली ये हो गई आपकी. आई बात समझ में? सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि या ऐसे समझो मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, कि आपने एस किंग निकाल लिया मान लो, या ऐसे समझ सकते हो एस निकाल लिया फिर किंग निकाल लिया, एक ही बात है. तो आप एक कोई भी आपका इवेंट जैसे किंग निकालना है तो एक किंग निकाल लिया, तो 4 में टोटल 52 में से 4 किंग है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई. अब किंग आने के बाद एस की प्रोबेबिलिटी 4/51. आगे बात समझ में? अच्छा, यही क्वेश्चन होता कि विथ रिप्लेसमेंट हो जाता तो सिंपली क्या हो जाता भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता विथ रिप्लेसमेंट, तब दोनों इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट.
अच्छा, जो अभी हमने बताया था उसमें आप ये कुछ पॉइंट भी नोट कर सकते हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब डायरेक्ट हम ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बोला कि विथ रिप्लेसमेंट करते हैं तो किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52 और फिर एस निकालने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो पहली बार में आप किंग निकालो, दूसरी बार में एस निकालो, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, क्योंकि पहले पर किंग आ रहा है नहीं आ रहा, उससे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा कार्ड ले रहे हो। आगे बात समझ में? अच्छा, जो हमने अभी लिखा था उसमें नोट नंबर 2, जैसे प्रोबेबिलिटी लिखा था ना, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ऐसे ही कहां तक, AN तक। तो इसको हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन A1 ऑलरेडी गिवन, यदि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, इफ A1 A2 AN आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तब ये हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ AN तक मल्टीप्लाई कर दो अब सीधा। आगे बात समझ में? यदि सारे के सारे इंडिपेंडेंट है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। एन इवेंट्स में भी ऐसे ही चलेगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे 2 में करते हैं। आगे बात समझ में? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, मल्टीप्लिकेशन रूल आपको समझ में आता है तो, है ना, कि फर्स्ट हो गया, उसके बाद फर्स्ट होने के बाद सेकंड की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट एक किंग निकाल लिया तो कार्ड कितने बचे आपके पास, 51। फील आ रहा है ना? फील आना चाहिए भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या बोल रहा है। सॉरी 41, हाँ 41 ना। लेट अ डाई इज रोल्ड एंड डिफाइन इवेंट ए एज आउटकम इज 4 एंड ऑल्सो कॉइन इज फ्लिप्ड एंड डिफाइन बी एज आउटकम इज 10, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर बट नॉट बी। ओके, ए बोला गया है कि आउटकम 4 आए और बी बोला गया है कि जो आउटकम है वो टेल आए। आगे बात समझ में? तो पहला है ए अकर बट नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट बी नहीं हो। अब यहां पर आपने एक डाई को रोल किया और एक कॉइन को फ्लिप करते हो तो दोनों इंडिपेंडेंट है, कि डाई पर जो आउटकम आ रहा है उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या कि कॉइन पर हेड आए या टेल आए? तो सीधा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, ठीक है, सॉरी 1/4 नहीं 1/6, डाई है ना, तो फेवरेबल एक, टोटल 6, ठीक है। अब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 कॉइन पर, तो बी बार भी कितना हो गया, हाफ, क्योंकि हाफ हाफ होगा ना, मतलब टेल आए या नहीं आए तो हाफ होगा, तो ये आ गया 1/12, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर। तो ए और बी का यूनियन, ए और बी मतलब ए यूनियन बी पूछ रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2, तो ये आपका हो गया 12। तो ये हो जाएगा 2 + 6 - 1, तो ये हो गया 7/12। आगे बात समझ में? तो आंसर आ गया इसका 7/12। अब इसको आप समझना चाहो तो और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हमने कुछ इवेंट डिफाइन किए कि ए हो जाए और बी हो जाए, ए हो जाए बी ना हो, ए ना हो बी हो जाए, और ए और बी दोनों ना हो। इसको बोला इवेंट नंबर 1, इसको बोला इवेंट 2, इसको बोला इवेंट 3, इसको बोला इवेंट 4। तो आपसे इस सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर, तो दोनों हो जाए या एग्जैक्टली वन हो, मतलब ए भी हो सकता है या फिर बी हो जाए, दूसरा ना हो। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 पूछ रहा है क्या, और ये सिंपली आपका हो जाएगा E1 प्लस E2 समेशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, एटलीस्ट वन ए यूनियन बी यूनियन सी जानते हैं ना। और इसमें अब आगे इंटरसेक्शन 0 होगा, क्योंकि ये हो गया तो ये नहीं होगा, ये हो गया तो ये नहीं होगा, तो ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो तीनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, हम बात कर चुके हैं। तो आगे की सारी कहानियां 0 हो जाएगी इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गया, ए बी हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाए, ए हो जाए बी ना हो, इंटरसेक्शन चल रहा है यहाँ पर, ये ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और E3 मतलब ए ना हो बी हो जाए। तो ए इंटू बी की प्रोबेबिलिटी
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 1/6 और बी कितना है हाफ, तो ये हो गया 1/6 इंटू 1/2 प्लस ए हो जाए और बी ना होने की प्रोबेबिलिटी में हाफ प्लस ए ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 बी हो जाए उसकी हाफ, तो ये आपका आ गया 7/12। आगे बात समझ में। अल्टरनेटिव 1 और एक और इसका तरीका है समझने का, समझो तो अल्टरनेटिव 2 उसने क्या बोला है कि ये होना चाहिए, तो हमने क्या किया 1 - E4 मतलब दोनों ना हो, 1 माइनस में से जब दोनों नहीं हो रहे वो अलग कर दिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब दोनों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो ये हो गया 1 माइनस ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 5/12, बी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये आपका हो गया सॉरी 5/6 होगा ना, ये ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो ये हो गया आपका 7/12। तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बताने का कारण ये था कि यहाँ पे समेशन रूल लग गया, क्योंकि E1 E2 E3 पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो तीनों E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 भी 5 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो इसलिए हमने आगे नहीं लिखा, क्योंकि A यूनियन B यूनियन C क्या होता है समेशन ऑफ PA माइनस समेशन ऑफ P A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो बाकी कहानी 0 हो गई, यही बचा। फील आ रहा है। अब एग्जाम में ये नहीं कि हम तीनों तरीके से करेंगे, अरे ये तो बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम में फंसो तो दूसरे तरीके हमारे पास है अवेलेबल, क्लिक कर जाना चाहिए समय पे, ठीक है। सुनाओ, विल सी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स, ये क्या होता है। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम 42 ऐसे इन जनरल करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया। 42 हम अभी तक जो पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 43 जो है वो कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ के फिर हम 43 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 42 देखो, सबसे पहले तो 42 क्या बोल रहा है। 42 देखो, लेट 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक को लिया फिर रिप्लेस नहीं कर रहे, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट है इसका, फर्स्ट कार्ड इज एस, सेकेंड कार्ड इज एस एंड थर्ड कार्ड इज किंग, ठीक है। तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है कि फर्स्ट एस हो जाए, ये क्या है कि सेकेंड एस हो जाए, और सी क्या है कि थर्ड किंग हो जाए। आगे बात समझ में। तो ये हो जाएगा कि सबसे पहले हमने एस निकाल लिया, मतलब ए हो गया, उसके बाद ए आपका एक एस निकल गया, उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक एस निकलने के बाद दूसरे एस की प्रोबेबिलिटी, फिर ए और बी आपके हो गए, मतलब फर्स्ट एस और सेकेंड एस आपने निकाल लिया, उसके बाद किंग की प्रोबेबिलिटी वो क्या है सी। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट एस आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें नंबर ऑफ एसेस कितने हैं 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली 4/52। आगे बात समझ में। इनटू पहला एस आ गया आपके पास, टोटल कार्ड्स कितने बचे 51, अब दूसरा एस चाहिए आपको, सेकेंड कार्ड भी एस चाहिए, तो एक एस तो आ गया है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो कितने बचे आपके पास 3। अब 2 एस आ गए, उसके बाद किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो कार्ड्स कितने बचे होंगे, कार्ड में आपने 2 कार्ड निकाल लिए। आगे बात समझ में। तो 2 कार्ड चले गए आपके पास, बचे कितने 52 में से 50। अब उसमें नंबर ऑफ किंग्स कितने हैं, अभी भी 4 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/50, सिंपल। आगे बात समझ में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट ऑफ विच 2 आर एस एंड 1 इज किंग। ये प्रॉब्लम और ऊपर वाला प्रॉब्लम अलग अलग प्रॉब्लम है। क्या बोला गया है इसमें कि इसमें 2 एस चाहिए आपको और एक किंग चाहिए। आगे बात समझ में। पहले इसमें क्या बोला था कि पहले ड्रॉ में एस आ जाए, दूसरे ड्रॉ में एस आ जाए और तीसरे में किंग आ जाए, ये बोला गया। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि आपको टोटल 2 एस चाहिए और एक किंग चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पहले तो 2 एस आ जाए या फिर किंग आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि पहले एस आ जाए फिर किंग आ जाए फिर एस आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहले में किंग आ जाए बाकी 2 ड्रॉ में एस आ जाए। ऐसे 3 केस बनेंगे। क्या ये बात समझ में आती है। क्या बोला गया है कि उसने बोला है कि टोटल 3 ड्रॉ में 2 एस चाहिए और एक किंग चाहिए।
तो पहले दो ड्रॉ में एस आ जाए फिर किंग आ जाए, या पहले एस आ जाए फिर किंग आ जाए फिर एस आ जाए, या पहले किंग आ जाए और फिर एस और एस आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसको हमने बोल दिया इवेंट E1, इसको बोल दिया E2, इसको बोल दिया E3। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर E1 या फिर E2 या फिर E3, ये बात समझ में आती है। मतलब या तो ये वाला केस हो जाए, या ये केस हो जाए, या फिर ये केस हो जाए, या ऐसे बोलो कि इवेंट ये हो जाए, या ये इवेंट हो जाए, या ये इवेंट हो जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि या तो ये होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट सब जीरो हो जाएगा। तो सिंपली तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो E1 क्या है कि पहले में एस आ जाए तो 4/52, दूसरे में एस आ जाए 3/51, जैसे ये किया है, यही वही वाला केस हो गया कि पहला एस दूसरा एस फिर किंग। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी फिर 4/50 प्लस E2 पहले एस आ जाए 4/52 फिर किंग आ जाए 4/51, यही हो रहा है यहां भी। और फिर एस आ जाए तो एस कितने बचे आपके पास? एक एस निकल गया, कार्ड तो 50 बचे, तो 3/8। फिर पहला किंग आ जाए तो 4/52, दूसरा एस आ जाए 4/51, और फिर तीसरा एस आ जाए, एस कितने बचे आपके पास? 3, तो /50। तो ये जो लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 4 × 3 × 4 डिवाइडेड बाय 52 × 51 × 50, या फिर ऐसा बोलो ये हो गया 48। मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो 3 टाइम्स हो गया। आई बात समझ में? अरे ये जो है सब कुछ एक ही लिखा हुआ है ना, 48/52 × 51 × 50, तो 3 टाइम्स हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? किसने बोला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉ आपको फिक्स दे रखा कि एस एस किंग चाहिए, इसने इस सेकंड प्रॉब्लम बोला कि 2 एस चाहिए 1 किंग चाहिए, तो वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं ना। आगे बात समझ में? और यदि ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग यही है। क्या है समझो इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग देखो क्या है। Let an experiment is conducted n times। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम्स हो रहा है, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम O1 कोई भी एक आउटकम आपसे बोला गया है, आउटकम O1 अकर R1 टाइम्स, ओके, एंड O2 आउटकम सेकेंड कोई आउटकम है अकर R2 टाइम्स, एंड सिमिलरली आउटकम O3 अकर R3 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर गिवन है कि R1 + R2 + R3, क्योंकि जो टोटल जो एक्सपेरिमेंट है कितनी बार हो रहा है? n टाइम्स। तो O1 आपका R1 टाइम्स आ रहा है, O2 R2 टाइम्स आ रहा है, O3 R3 टाइम्स आ रहा है, तो R1 + R2 + R3 = n, ये आपको गिवन है। मतलब तीन ही आउटकम आ रहे हैं, O1 O2 O3, बट O1 जो आ रहा है R1 टाइम्स आ रहा है, O2 R2 टाइम्स आ रहा है, O3 R3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आउटकम 1 की प्रोबेबिलिटी मान लो P1 दे रखी है, आउटकम 2 की प्रोबेबिलिटी मान लो P2 दे रखी है, और आउटकम 3 की प्रोबेबिलिटी मान लो दे रखी है आपको P3 ले लिया हमने। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है कि आउटकम 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है? ये जो O1 कितनी बार लिखा है? R1 टाइम्स। सिमिलरली O2 जो आउटकम 2 है वो कितनी बार आ रहा है? R2 टाइम्स। और आउटकम 3 जो है वो कितनी बार आ रहा है? R3 टाइम्स। बात को समझना, आप ध्यान से समझा। और आउटकम 1 R1, आउटकम 2 R2 टाइम्स, आउटकम 3 टाइम्स, तो टोटल ये जो है
कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, n टाइम्स। तो आप देखो इनको काउंट करो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना दे रखा है, n। बात को समझ में आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वन स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि O1, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की P1 दे रखी है, तो P1 कितनी बार लिखोगे आप, R1 टाइम्स। सिमिलरली P2 कितनी बार लिखोगे, R2 टाइम्स। P3 कितनी बार लिखोगे आप, R3 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये मतलब हमने किया कि आपका जो आउटकम O1 R1 टाइम्स आ रहा है और आउटकम 2 R2 टाइम्स आ रहा है, आउटकम 3 R3 टाइम्स आ रहा है। तो एक स्ट्रिंग हमने ले लिया, मतलब मान लो पहले से लेके R1 जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आउटकम 1 आ रहा है, फिर R1 प्लस 1 से R2 तक, मतलब ये वाला जो है वो R2 आउटकम 2 आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आउटकम 3 आ रहा है। बात को समझना, आप समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो इस स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ये हो गए। ठीक है, ये तो हमने कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसमें एक टाइप से आउटकम ऐसे आ सकता है। आगे बात समझ लो। अब मैं बोलूं कि जो आपका आउटकम है O1 O2, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले आउटकम 1 हो जाए, फिर O2 हो जाए, फिर O3 हो जाए, या फिर सारे आउटकम 1 हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी आउटकम है, यहां से यहां तक ले गया आउटकम 1 आ जाए, ये तो हमने एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आउटकम 1 आ जाए, समझना बात को, आउटकम 1 यहाँ आ जाए, आउटकम 2 यहाँ आ जाए, फिर आउटकम 1 आ जाए, फिर आउटकम 2, आउटकम 3, आउटकम 1, आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम 2, आउटकम 2, आउटकम 3, आउटकम 3, ऐसे आ जाए। तो आउटकम 1 जो आएगा वो कितनी बार आ रहा है आपका, समझना, ये मान लो R1 टाइम्स आ रहा है, आउटकम 2 R2 टाइम्स, आउटकम 3 R3 टाइम्स। तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग बनेगी, क्या वो हम निकाल सकते हैं क्या? स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो आउटकम है, आउटकम 1, आउटकम 2 और आउटकम 3 है, ये R1 टाइम्स आ रहा है, ये R2 टाइम्स, ये R3 टाइम्स। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, तो वो तरीका हम यहां लिख सकते हैं क्या कि टोटल ये कितने ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, समझना, ये कितने ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स, तो उनका अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, और यहाँ पर आउटकम 1 आना, पहले पर आया दूसरे पे आया, ये सारे आइडेंटिकल है क्या? तो हमने क्या किया, आउटकम 1 R1 टाइम्स, आउटकम 2 R2 टाइम्स, आउटकम 3 R3 टाइम्स, इनका अरेंजमेंट कर दो उसी टाइप से जो पॉसिबल आउटकम से आपके इतने तरीके से आ सकते हैं क्या? तो ये आउटकम 1 आइडेंटिकल है, कितने है वो R1, ऐसे ही R2 और ऐसे ही R3। आगे बात समझ में? तो ये आपके आगे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल, मतलब आउटकम 1 हम R1 टाइम्स ले रहे हैं, आउटकम 2 R2 टाइम्स, आउटकम 3 R3 टाइम्स, तो वो कितने ऑर्डर से आ सकता है, बात समझ में आ रही है? तो वो इतने तरीके से आ सकता है। ठीक है, और एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, ये होती है। तो टोटल जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो आपके आ गई, ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, और एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी ये है। तो P1 पावर R1, P2 पावर R2 और P3 पावर R3। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नहीं आती है तो ये सेकेंड पार्ट देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि 2 एस चाहिए, क्वेश्चन नंबर 42 आपको याद हो तो सेकेंड पार्ट में बोला कि 2 एस चाहिए और एक किंग चाहिए। ध्यान से सुनना, क्या चाहिए था, 2 एस चाहिए और एक किंग चाहिए। तो हमने एक स्ट्रिंग ले ली कि 2 एस आ जाए मान लो और एक किंग आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहला एस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52, फिर दूसरा एस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/51, फिर किंग आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 4/50। आगे बात समझ में? तो ये हमने एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो ऐसे कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, वो बन सकती है एस एस किंग, इन तीनों का। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे समझो, कितने आउटकम्स है, एक एस, इसको बोल दिया O1, इसको बोल दिया O2, इसको बोल दिया O3। बात को समझना, तो एस आना एक ही बात हो गई। तो इनका अरेंजमेंट आपस में कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एस आना दोनों आइडेंटिकल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इस केस में वो ये आ गए। तो हमने क्या किया, ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स निकाल ली, टोटल कितनी बनेगी, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3। तो वो 3 कैसे कैसे हो सकता है, एस एस किंग एस, या फिर
किंग एस एस, जो हमने यहाँ पर केसेस बनाए थे। तो वो जो हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, आगे बात समझ में? अच्छा, ये ओवन लो, इसको रोटू लो, तो समझने में दिक्कत नहीं आई। तो आउटकम 1 दोनों एक साथ हो, फिर आउटकम 2 हो जाए, या फिर आउटकम 1 हो जाए, आउटकम 2, फिर आउटकम 1, या फिर आउटकम 2, आउटकम 1, आउटकम 1। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया है कि एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी ये निकाल ली। अब इन एन ऑब्जेक्ट है जिसमें ये आइडेंटिकल है आउटकम बनाना, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, तो उनका अरेंजमेंट कर दे तो वही नंबर ऑफ आपकी स्ट्रिंग्स हो जाएगी, और एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी आपके पास ये है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू एक की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जितनी स्ट्रिंग होगी उतनी बार आप ये प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी, उसको उतनी बार ऐड करोगे, तो मतलब ये हुआ टोटल इनटू ये प्रोबेबिलिटी, यही तो हुआ। आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए, यदि पहले नहीं समझ में आया है तो। आ गया होगा समझ में भाई, है ना? तो जैसे हमने यहां लिखा था इसको 3 इंटू ये एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी, तो वही बात हमने यहां पर बोली गई अलग तरीके से। क्योंकि क्या होगा, अब बोलोगे हमने ऐसा कर लिया तो फिर ऐसे करने की क्या जरूरत है? अरे भाई ऐसा है कि यहाँ पर सिंपल केस है कि 2 एस चाहिए, एक किंग चाहिए। मान लो मुझे 50 बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है, तब हम बात करें तो सारे केसेस तो हम नहीं लिख सकते ना, तो उसको हम ऐसे समझेंगे। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पहले किया और उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं। हमने क्या किया कि आउटकम 1 आपका R1 टाइम्स आ रहा है, आउटकम 2 R2 टाइम्स आ रहा है, आउटकम 3 R3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अब वो जो आउटकम 1 R1 टाइम्स, आउटकम 2 R2 टाइम्स, आउटकम 3 R3 टाइम्स आने, वो कैसे आ सकता है? तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि मान लो कि पहले सारे आउटकम 1 आ रहे हैं, फिर आउटकम 2, और फिर सारे जो बचे वो आउटकम 3 आ रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो सिंपल ये लिख सकते हैं, क्योंकि P1 इंटू P1 इंटू P1 इंटू P1 R1 टाइम्स, P2 R2 टाइम्स, P3 R3 टाइम्स। तो एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये जो आउटकम्स है n आउटकम्स, ये कैसे आ सकते हैं? तो मैंने क्या किया, टोटल n है, उसमें मतलब टोटल आपके पास n है, तो इनका आपस में अरेंजमेंट कर दे हम, इनका आपस में अरेंजमेंट कर दे, तो इसमें ये आइडेंटिकल हुए R1, ये आइडेंटिकल हुए R2, ये आइडेंटिकल हुए R3। तो उनका अरेंजमेंट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हम जानते हैं कैसे करते हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3, और एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी हमें पता थी। आगे बात समझ में? ठीक है, अब जैसे जो हमने अभी देखा है, ऐसे इस प्रॉब्लम नंबर 43 को हम समझे तो क्या बोल रहा है। अब प्रॉब्लम नंबर 43 करते हैं। ठीक है, 43 में क्या बोल रहा है, लेट इन अ सीरीज ऑफ 7 मैचेस। अब जैसे 7 मैच है तो सारे केस तो नहीं बनाएंगे, तो हम फिर ऐसे ही करेंगे जो अभी किया था। बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडियन विनिंग, लूजिंग और ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर मैच इज 1/4, 7/12 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/4, ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी 1/6 और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है 7/12। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन फर्स्ट 3 मैचेस। ध्यान से समझना, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है पहले 3 मैच जीते, बाकी में क्या हो उसको फर्क नहीं पड़ता, ये समझ में आ जाना चाहिए। उसने क्या बोला है कि इंडिया विन फर्स्ट 3 मैचेस, बाकी जो 4 है, टोटल कितने मैच हो रहे हैं 7, बाकी 4 मैच में क्या हो रहा है उसको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहले 3 मैच वो जीत जाए, मतलब विन विन विन, और बाकी जो 4 मैच है वो कुछ भी हो सकता है, या तो विन हो जाए, या लूज हो जाए, या फिर ड्रॉ हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसमें देखो कि इसमें और कोई, मतलब इंडिया या तो जीतेगा, हारेगा, या फिर ड्रॉ होगा, और कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। ये हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सम देखो, इसका सम 1/4, 7/12, 1/6, इसका सम जो आएगा वो आएगा 10, हाँ 1 आ रहा है, मतलब ये 3 ही ऑप्शन है आपके पास, यही 3 हो सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पहले विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, मतलब वो विन हो जाए, या लूज हो जाए, ड्रॉ हो जाए, तो उनका सबका सम कितना है, 1 1 1 1। आगे बात समझ। तो 3 क्योंकि उसने बोला कि पहले 3 मैच जिताना है, बाकी 4 मैच की बात ही नहीं करना, मतलब कुछ भी हो सकता है, जीते हारे ड्रॉ हो, कोई मतलब नहीं उसको। ठीक है,
नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इंडिया विंस फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ मैच, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ मैच एंड लूजेस थर्ड फोर्थ सिक्स, थर्ड फोर ये 5 हो गया और 6 एंड ड्रॉ सेवंथ मैच, ये पूछ रहा है कि आपसे। तो यहां पर आपसे बुलाया गया है कि फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ मैच इंडिया जीतेगा, 4 5 और 6 इंडिया हारेगा और सेवंथ ड्रॉ होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/4, विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/4, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 7/12, 7/12, देन उसके बाद जीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर हारने की प्रोबेबिलिटी 7/12, फिर ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। आगे बात समझ में। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है थर्ड पार्ट में इसने बोला है, ध्यान से समझना है इसको, इंडिया विंस 3 मैचेस, लूजेस 3 मैचेस एंड ड्रॉ 1 मैच। ये क्वेश्चन आ गया आपका, इससे पहले जो क्वेश्चन था आई थिंक 42, उसमें जो सेकंड पार्ट था उसी टाइप से है कि 2 एस निकालना, 1 किंग निकालना, कोई ऑर्डर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि टोटल 7 मैचेस में से 3 उसको जीतना है, 3 जीतना है, 3 हारना है और 1 ड्रॉ होना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं 1/4, 1/4 एंड 1/4 है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 हार रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/12, 7/12, 7/12 और हारने की सॉरी ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। अब आप खुद सोचो कि 7 मैच में से उसको 3 जीतना है, 3 हारना और 1 ड्रॉ होना है। तो हमने क्या किया कि पहले 3 मैच वो जीत जाए, फिर 3 हार जाए और 1 ड्रॉ हो जाए। क्या ऐसा जरूरी है क्या? तो वो तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 वो जीत जाए, बात को समझना, पहले 2 जीत जाए, फिर 2 हार जाए, फिर जीत जाए, ड्रॉ हो जाए, या फिर हार जाए। तो इसमें भी 3 जीत रहा है, 3 हार रहा है, 1 ड्रॉ हो रहा है। तो ऐसे आपको सारे अरेंजमेंट करना है क्या, किसके, 3 विनिंग के, 3 लूजिंग के और 1 ड्रॉ के। तो इन 7 का अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 जीतना आइडेंटिकल हो गए, 3 हारना आइडेंटिकल हो गया, एक तो ड्रॉ है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक स्ट्रिंग ले ली, कौन सी, कि तीनों जीत रहा है, 3 हार रहा है, फिर 1 ड्रॉ हो रहा है। अब ये कैसे, कितने तरीके से हो सकता है वो हमने ये लिखा है कि टोटल ऐसे 3 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ हो, वो कितने तरीके से हो सकता है। तो हमने ये टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें 3 आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल है और 1 डिफरेंट है, डी मतलब ड्रॉ वाला, उनका अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे ये 3 जीतना, 3 हारना और 1 ड्रॉ पॉसिबल है, वो ये लिखा हुआ है क्या। तो यहां भी हमने वही तो किया था। तो कहने का मतलब यह है कि 3 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ हो, वो हमने एक स्ट्रिंग ले ली, उसकी प्रोबेबिलिटी ये लिख ली, और टोटल ये कितने नंबर ऑफ वेज से हो सकता है कि 3 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ हो, वो इतने तरीके से हो सकता है। आई बात समझ में। तो यही है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो आप एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, आगे बात समझ लें, और उसके बाद आप टोटल ऐसे देख लो कितने तरीके से ये हो सकता है। आगे आपका समझ में कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 43 होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सपोज देयर आर 6 men and 8 women in this, 4 men and 3 women can drive car and rest can drive bus. Find the probability that a randomly picked person drive the bus given she is a woman or given that person is a woman. Okay. तो टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर 44, 6 men है and 8 women. इसमें से 4 men can drive car and 3 women can drive car. Okay. Rest and rest can drive bus. ठीक है। तो 2 लोग क्या बस ड्राइव कर सकते हैं और इधर 5 पर्सन जो है वुमन में वो बस ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट randomly picked person can drive the bus given she is a woman. ओके। तो हमें निकालना है बी मतलब बस, W मतलब woman, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ
पर्सन विच ड्राइव द बस गिवन सी इज अ वुमन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, पहले इसको लिख लो ऐसे फिर समझेंगे। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कि जो ड्राइवर है, बस ड्राइवर, वो क्या है, फीमेल है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी कि जो बस ड्राइव कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5, टोटल नंबर कितने, 8 + 6 14, डिवाइडेड बाय वुमन की प्रोबेबिलिटी 8 अपॉन में 40। तो ये आ गया सिंपली आपका 5/8। क्या ये बात समझ में आई? आपसे जो पूछा गया है कि बस ड्राइव करना है और गिवन सी इज अ वुमन, ये निकालना है हमें। आगे बात समझ में? तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वुमन जो बस ड्राइव कर रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो पांच फीमेल है वही बस ड्राइव कर सकती है, तो 5/14, टोटल नंबर पर्सन 14 है, अपॉन में फीमेल आने की प्रोबेबिलिटी 8/14 क्योंकि 8 फीमेल है और टोटल कितने हैं 14 पर्सन। तो ये हो गया 5/8। ऐसे समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझो कि उसने क्या पूछा है, ये बात समझ में आ गई। एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं इसको, और बिल्कुल सही भी है, कि उसने बोला है कि वुमन हो वो और बस ड्राइव करे, तो टोटल कितनी वुमन है भाई, 8, और उसमें बस कितनी ड्राइव कर रही है, 5, तो प्रोबेबिलिटी सीधे 5/8 हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, ऐसे करो एक ही बात है। मतलब उसने बोला है कि जो ड्राइवर है वो वुमन है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बस ड्राइव कर सकती है, तो वुमन है, तो टोटल 8 है हमारे पास, अब इनकी जरूरत ही नहीं हमें, उसमें बस ड्राइव करने वाली कितनी है, 5, तो 5/8 सिंपल। ये भी समझ में आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 45। 45 में क्या बोल रहा है, वी हैव 3 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स, अ रेड बॉल इज ड्रॉन एंड नॉट रिप्लेस बैक, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वाइट बॉल इन सेकेंड राउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 ये बोलना चाह रहा है कि फर्स्ट राउंड में रेड बॉल आ गई है, ये आपको गिवन है, देन सेकेंड राउंड में व्हाइट बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। क्या पूछा जा रहा है, पहले में रेड आ चुकी है, सेकेंड में व्हाइट चाहिए आपको, तो सेकेंड में जो व्हाइट आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड में क्या है, व्हाइट बॉल, एंड इट इज गिवन दैट कि फर्स्ट राउंड में क्या आ गया, रेड बॉल। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में रेड बॉल इंटरसेक्शन सेकेंड में व्हाइट बॉल अपॉन में प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट में क्या आ जाए, रेड बॉल। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फर्स्ट में रेड बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आपके पास 3 रेड है और 4 व्हाइट बॉल है, तो फर्स्ट में रेड बॉल आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7, एंड सेकेंड में व्हाइट बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/6। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि एक बॉल तो चली गई, फिर व्हाइट बॉल निकालना, तो 4/6 अपॉन में फर्स्ट में रेड बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 4/6। आगे बात समझ में? इसको और समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट में रेड बॉल आ गई, ये आपको दे रखा है, तो अब आपके पास क्या बचता है कि 2 रेड बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है, क्योंकि एक रेड बॉल फर्स्ट राउंड में आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट राउंड तो निकल गया, अब सेकेंड राउंड आ गया, अब हमें क्या चाहिए, एक व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सिंपली 4/6। ऐसे समझो, समझ में आना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 45। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपसे बोला है, a bag contains 3 black, 5 red, 4 green balls. 4 balls are drawn one by one without replacement. Find the probability of getting all the green balls. तो 4 ग्रीन बॉल है और कितनी बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं, 4। तो 4 की 4 ग्रीन बॉल कब आ सकती है कि पहले ड्रॉ में ग्रीन बॉल आ जाए, दूसरे में भी ग्रीन बॉल आ जाए, तीसरे में भी ग्रीन बॉल आ जाए, एंड चौथे में भी ग्रीन बॉल आ जाए। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल सिंपल लिखा हुआ है क्या, कि पहले में ग्रीन बॉल, तो हमने क्या किया कि पहले में ग्रीन बॉल निकाल ली, ठीक है, देन पहले में ग्रीन बॉल आ गई, देन सेकेंड ग्रीन बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर पहले में और दूसरे में ग्रीन बॉल आ गई,
फिर थर्ड में ग्रीन बॉल आ जाए, ऐसे ही पहले में, दूसरे में एंड तीसरे में ग्रीन बॉल आ गई, और फिर चौथे में क्या आ जाए, ग्रीन बॉल। तो टोटल आपके पास 3 ब्लैक, 5 रेड और 4 ग्रीन है। तो टोटल कितनी हो गई ये, 12। टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 12। ठीक है, तो पहले में ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/12। अब एक बॉल तो निकल गई, बची कितनी बॉल, 11, और ग्रीन कितनी बची, 3। तो फिर ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/11। देन 10 टोटल बॉल्स बची, ग्रीन कितनी बची, 2। अब टोटल बॉल कितनी बची है, 9, और ग्रीन बॉल कितनी बची, 1। क्या ये प्रोबेबिलिटी हो गई क्या? नाउ क्वेश्चन नंबर 47। 47 आपसे क्या पूछ रहा है, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द चांस ऑफ कमिंग 6 ऑन फर्स्ट डाइस एंड ऑड नंबर ऑन सेकंड डाइस? डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हम 2 बार थ्रो करें या 2 डाइस को एक बार थ्रो करें, एक ही बात होती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि एक बार आपने थ्रो किया, उस पर जो 1 से लेकर 6 तक आउटकम आ रहा है, फिर उसी डाइस को दोबारा से थ्रो किया, 1 से लेकर 6 तक जो आ रहा है, तो पहले पर जो आउटकम आ रहा है सेकंड पे आउटकम आ रहा है, कोई रिलेशन है क्या? मतलब पहले पर जो आउटकम आ रहा है उसका फर्क सेकंड के आउटकम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आप दो डाइस को एक साथ थ्रो करो या एक डाइस को 2 बार थ्रो करो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि फर्स्ट पर क्या आ जाए, 6 आ जाए, और सेकंड पर क्या आ जाए, एंड ऑड नंबर ऑन सेकंड डाइस। तो फर्स्ट पे 6 आ जाए, दूसरे पे क्या आ सकता है, 1, या फिर पहले पर 6 दूसरे पर 3 आ जाए, या पहले पर 6 दूसरे पर 5 आ जाए। दूसरे पर ऑड बोला है ना उसने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली हो गई, टोटल कितना होगा, 6 × 6। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3। तो ये हो गया आपका 1/12। आगे बात समझ में? या फिर ये तो एक तरीका हो गया जो अभी हमने, तो बेसिक मेथड है ये। ठीक है, कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि फेवरेबल अपॉन में टोटल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझे कि फर्स्ट डाइस पर उसको क्या चाहिए, फर्स्ट पर क्या चाहिए उसको, 6। फर्स्ट पर उसको 6 चाहिए, एंड साथ ही साथ सेकेंड पर उसको क्या चाहिए, ऑड। ये समझना, जो लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि फर्स्ट डाइस पर आउटकम क्या आना चाहिए, 6, और सेकेंड पे क्या आना चाहिए, ऑड। तो फर्स्ट पर 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और सेकेंड पर ऑड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, क्योंकि सेकेंड पर जो ऑड है वो क्या क्या, सॉरी 3/6 होगा ना। सेकेंड पर जो ऑड है क्या क्या आउटकम हो सकता है, 1, 3 या 5। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल 3/6। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आप एक डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हो, तो पहले पर जो आउटकम आ रहा है उसका दूसरे पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जो दूसरे पे आ रहा है उसका पहले पर जो आउटकम आ रहा है उस पर फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो दोनों कैसे हुए हैं आपके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आप सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ऐसे समझो या ऐसे समझो, एक ही बात है। आ रही बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा भाई, ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़े आसान लगेंगे कि यार इसमें क्या बता रहे हो। ठीक है, ऐसे समझना इसको आसान है मानता हूं, पर ऐसे आपको समझना जरूरी है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि आपने, यदि आपको समझ में आ गया कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो आप प्रॉब्लम जैसे हम बताए जा रहे हैं उस हिसाब से आप दनादन करते जाओगे। दनादन समझते हो ना? 48, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड repeatedly if tail appears in first 4 tosses, then find the probability of getting tail in 5th toss। ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 4 टॉस में टेल आ रहा है, ये गिवन है, तो 5th टॉस में टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या मैं सीधे हाफ बोल दूं, क्या काम हो गया मेरा? क्योंकि पहले 4 में टेल आ रहा है, वो आपको गिवन है। हमें क्या पूछा गया है कि 5th में टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी। या ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th में क्या आ जाए, टेल। बात को समझना। और फर्स्ट 4 में क्या आ जाए, फर्स्ट 4 में क्या है, टेल। हमें निकालना है कि 5th में टेल आए, और ये गिवन है कि फर्स्ट 4 में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये जो लिखा है वो लिखा है कि फर्स्ट 4 में टेल आ रहा है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 4 में टेल और 5th में टेल का इंटरसेक्शन।
मतलब फर्स्ट 4 में टेल आ जाए, इंटरसेक्शन 5th में टेल, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 4 में टेल आ जाए। तो फर्स्ट 4 में टेल और 5th में टेल, मतलब पांचों में टेल आ जाए तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, फर्स्ट 4 में टेल फिर टेल, अपॉन में फर्स्ट 4 में टेल तो 1/2 1/2 1/2 1/2। क्योंकि एक कॉइन को आप कितनी बार भी टॉस कर दो, उस पर जो आउटकम आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आप देखो ये कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, हाफ, जो बताया था आप। फील आ रहा है ना भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को लग रहा है कि यार ये कैसे बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाओ फिर आगे आओ, पीछे जाओ मतलब फिर से लेक्चर देखो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय 3 men आर हाफ 1/3 1/4, then find the probability that one and only one of them will hit the target when they fire simultaneously। अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है, मान लो 3 पर्सन है, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हाफ, मतलब उसको बोल दिया एक पर्सन ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी है टारगेट को हिट करने की हाफ, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड सी की प्रोबेबिलिटी हमने बोल दी 1/4, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए बी सी, पबजी में 3 प्लेयर है, मान लो तीनों हिट कर रहे हैं, ठीक है, सेम टारगेट को। अब आपको ये समझना है, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि ये इसको हिट, टारगेट को हिट कर दे, वो हाफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, मतलब 50% चांस है कि वो हिट करे और 50% चांस है कि वो हिट ना करे। इसके चांस है कि 66.66% चांस है कि ये हिट ना करे। तो ये हिट नहीं कर रहा है, ये हिट नहीं कर रहा है, उसके और कोई कारण है। और कोई कारण का मतलब ये है कि ए जो है उसकी जो मान लो ट्रेनिंग है कि वो 50% ही ट्रेनिंग है, टारगेट को हिट कर रहा है, बात को समझना। इसकी 33.33% ही ट्रेनिंग है कि वो टारगेट को हिट कर जाएगा। मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि वो टारगेट को हिट कैसे कर रहे हैं। नहीं, यही बात समझ में। मेरा बोलने का मतलब ये है कि तीनों जब एक साथ फायर कर रहे हैं, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, ठीक है, तो वो टारगेट को हिट करे, उनका एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ए हिट करेगा तो बी के कोई चांसेस अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है कि सी जैसे है कि इसके 25% चांस है कि वो उसको हिट कर जाए, तो बाकी 75% जो चांस नहीं है वो कुछ अलग ही होंगे, ए और बी पर डिपेंडेंसी नहीं है उसकी। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कहने का मतलब है कि ए, बी और सी तीनों जो फायर कर रहे हैं वो टारगेट को हिट करें, वो जो है तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मतलब ए हिट करे या ना करे, बी के हिट करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली सी हिट करे या ना करे, उसके और बी के हिट करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। तो क्या हो जाएगा भाई कि हम निकाल ले कि ए हिट कर दे और बी और सी हिट ना करे, या फिर कुछ बोलेंगे कि सर बी हिट कर दे, तो भाई आगे केसेस तो बनाने दो, बताया जा रहा है ना कि ए हिट नहीं करेगा, बी हिट कर दे और सी हिट ना करे। ऐसे ही ए हिट ना करे, बी हिट ना करे और सी हिट कर दे। बिल्कुल तीनों केस आ गए क्या? उसने क्या बोला है कि सिर्फ एक ही हिट करे, तो ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। अब हम बात कर चुके हैं कि ए बी सी आपके इंडिपेंडेंट, मतलब ए बी सी के जो टारगेट हिट करना है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आप फिर से पीछे जाओ, कुछ नोट लिखवाए थे कि ए बी सी यदि इंडिपेंडेंट है तो ए बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बी बार सी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब बार लगा लो उन पर, वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होते हैं। तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं पी ए इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। सिमिलरली पी ए बार इंटू पी बी इंटू पी सी बार
प्लस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी। तो ए की प्रोबेबिलिटी है हाफ, बी के हिट करने की ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, सी के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 प्लस ए के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सी के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 प्लस ए के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, बी के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। इसको आप सॉल्व करो, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गया कि सिर्फ और सिर्फ एक हिट करे, ए करे या बी करे या फिर सी करे। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा, आता है भाई ऐसा क्या कि उसने बोला है कि एक हिट करे, तो हम बोल देंगे सर ए हिट कर दे या फिर बी हिट कर दे या फिर सी हिट कर दे। तो ए हिट के करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी 1/3, इसकी 1/4। सही लिखा है, हाफ 1/3 और 1/4। ठीक, बिल्कुल। यदि तुम लोग सोच रहे हो तो हो सकता है गलत हो सकता है ना। आपको इसमें गड़बड़ी बताएगा मुझे, सोचो ये क्या बताएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि सिर्फ एक हिट कर रहा है, तो हमने बोल दिया ए हिट कर जाए या फिर बी हिट कर दे या फिर सी हिट कर दे, ये आ गया। ये भी तो हो सकता है हमारा आंसर। ये बिल्कुल किसी ना किसी का डाउट आया ही होगा, ये और आता है। बोलो भाई। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसका सम निकालो कितना आ गया। एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 6 + 4 + 3, ये हो गया 13/12। तो मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही आ गई कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से ज्यादा हो रही है। अरे 1 से प्रोबेबिलिटी कभी भी ज्यादा हो सकती है क्या? तो एक तो यही गलत हो गया। आगे बात समझ लो। अब कुछ बोलेंगे कि सर ये 1/4 की जगह 1/8 होता तो हो सकता है 1 से कम आ जाए, बट फंडा ही गलत है। फंडा क्या गलत है, बात को समझो। इसने क्या बोला है कि when they fire simultaneously, मतलब तीनों ए बी सी तीनों पर्सन फायर कर रहे हैं एक साथ। अब ए हिट कर जाए तो बी और सी की तो बात करनी पड़ेगी हमें। आपने वो बात यहाँ पर नहीं की है। आपने बोला कि ए हिट कर रहा है तो भाई बी और सी, क्योंकि तीनों पर्सन ए बी सी तीनों एक साथ फायर कर रहे हैं, तो ए हिट कर रहा है, बी और सी की भी तो बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ गलती वो है। तो यहाँ पर क्रॉस लगा लेना कि ये नहीं करना है, नहीं तो ये करके आ जाओ, ये छोड़ दो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है द अनबायस्ड डाइस इज टॉस्ड until a number greater than 4 appears. What is the probability that an even number of tosses needed? Okay, एक डाइस को हम कब तक थ्रो करेंगे? जब आपके पास जो आउटकम है वो 4 से ज्यादा है। मतलब क्या क्या हो गया, 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया इसकी 2/6, दैट इज 1/3। और क्यों हमने बोल दिया कि जब आउटकम 5 6 नहीं आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। अरे बात समझ में क्या बोला गया है कि आउटकम 4 से ज्यादा 5 या 6 आ सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, और आउटकम 5 और 6 नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। 1 - 1/3 दैट इज 2/3। ठीक। अब उसने क्वेश्चन क्या है उसको समझो कि ये टॉस कब तक चलेगा? जब तक 5 या 6 आउटकम नहीं आ सकता। 5 या 6 दोनों चलेगा। आगे बात समझ में? तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड हो। क्या बोला गया है, क्या पूछा गया आपसे कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो डाइस को आप थ्रो कर रहे हो। तो क्या हो सकता है कि पहली बार थ्रो किया और मान लो 5 6 आ गया, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही 5 6 आया आपका एक्सपेरिमेंट है वो रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहली बार आपने थ्रो किया तो 5 6 नहीं आया, फिर दूसरी बार थ्रो किया 5 6 आ गया तो चल जाएगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम, सेकेंड टाइम में 5 6 आ रहा है। या क्या हो सकता है कि पहले तीन थ्रो में 5 6 नहीं आए और चौथे में 5 6 आ जाए, वो भी चलेगा क्योंकि 4 टाइम्स से आ रहा है, इवन नंबर ऑफ थ्रो में आ रहा है। या फिर पहले पांच में 5 6 नहीं आए, 6 में 5 6 आ जाए, वो भी चलेगा। 6 थ्रो में 5 6 आ जाए। पहले 7 में 5 6 नहीं आए, 8 थ्रो में
5 6 आ जाए वो भी चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या क्या हो सकता है कि पहले में उसको 5 6 नहीं आए, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। फिर 5 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी p। या फिर मतलब यहाँ पर ऐड करेंगे ना, क्योंकि सेकेंड में आप रुक सकते हो, या फिर 4 में रुक सकते हो, या फिर 6 में, या फिर 8 में, या फिर 10 में, ऐसे चलता जाएगा ये। तो पहले 3 में 5 6 नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर 4th में 5 6 आ जाए, या फिर पहले 5 में 5 6 नहीं आ जाए, 5 6 ना आए और 6 में ये आ जाए, या पहले 7 में और फिर 8th में 5 6 आ जाए। ये ऐसा प्रोसेस कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा ये। आगे बात समझ में। तो पहले में फेलर आ जाए 2/3, फिर सक्सेस आ जाए, मतलब फेलर हमने बोल दिया कि 1 2 3 4 आउटकम आ रहा है, और सक्सेस बोल दिया कि 5 और 6 आ रहा है। आगे बात समझ में। ऐसे ही 2/3 कितना हो गया 3, फिर 5 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 5/3, फिर 2/3 5 बार, और फिर 5 6 आ जाए, फिर 5 6 नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 कितनी बार लिखोगे 7 टाइम्स, फिर ये आ जाए। ऐसा इनफाइनाइट। तो इसका सम आपको निकालना है। सम अब इसका निकालो। ये क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है, दिख रही है आपको, जिसका फर्स्ट टर्म है 2/3 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशो कितना है इसका, इस जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का 2/3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 अपॉन में 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। क्या ये बात समझ में आती है, बोलो भाई। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या बोला है, x स्पीक ट्रूथ इन 60% ऑफ केसेस, y इन 50% ऑफ केसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर while narrating the same statement। ठीक है, x का ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 60%, दैट इज 60/100, या फिर बोले हम 3/5। सिमिलरली y का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50%, दैट इज हाफ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए एक स्टेटमेंट को। तो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है समझना भाई, कि एक कोई स्टेटमेंट जिस पे हम आर्गुमेंट कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। समझ लो अर्णव गोस्वामी ने कुछ बोला और वो स्टेटमेंट उसने कुछ बोल दिया कि रिया चक्रवर्ती मर्डरर है, उसने मर्डर किया है। बात को समझिए, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्राडिक्ट दोनों को करना है, तो कैसे कर सकता है कि पर्सन एक्स जो है वो अर्णव गोस्वामी के फेवर में बोले और बी जो है उसके फेवर में ना बोले, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। एक सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। या फिर एक्स पर्सन अर्णव गोस्वामी के फेवर में ना बोले और बी जो है उसके फेवर में बोले, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि दोनों उसके विपरीत बोले, किसके, अर्णव गोस्वामी के, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। ये मैंने उसको, जैसे अर्णव गोस्वामी ने बोला कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का मर्डर करवाया है या किया है, ये स्टेटमेंट है। तो एक्स पर्सन बोलता है कि नहीं किया, बी पर्सन बोलता है नहीं किया, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ। मतलब वो किसी स्टेटमेंट को गलत तरीके से यदि बोले तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन ये नहीं कहलाएगा। क्योंकि जैसे हम बोले कि E = mc² है ना, एक्स पर्सन बोलता है कि ऐसा नहीं है, बी पर्सन बोलता है कि ऐसा नहीं है। अब उनकी बातें जो वो बोल रहा है कि नहीं है, तो वो सेम मैच कर सकता है क्या? मैच कर सकता है ना यार, कि E = mc² क्यों नहीं है? एक्स पर्सन और वाई पर्सन सेम तरीके से बोल सकता है कि नहीं है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी ना हुआ। आगे बात समझ में। तो सेम सेंटेंस के लिए यदि कॉन्ट्राडिक्शन चाहिए तो एक्स सही बोले और वाई गलत बोले, या फिर एक्स गलत बोले। एक्स गलत बोले मतलब
किसी स्टेटमेंट के विपरीत बोले, गलत बोलने का मतलब उस स्टेटमेंट के विपरीत बोल रहा है, और वाई जो है उसके फेवर में बोले, मतलब एक्स फेवर में बोले, वाई फेवर में ना बोले, एक्स फेवर में नहीं बोले और वाई फेवर में बोले। यही इसी दो तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, और कोई तीसरा तरीका नहीं है, ठीक है। अब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो दोनों इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम लिखेंगे सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब ट्रूथ बोलने का। एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वो ट्रूथ बोल रहा है, मतलब किसी स्टेटमेंट के बारे में सही बोला जा रहा है या उसके फेवर में बोला जा रहा है। वाई हो गया उसके फेवर में नहीं बोल रहा है, या फिर एक्स उसके फेवर में नहीं बोले और मतलब गलत बोले, वो फेवर में नहीं बोल रहे मतलब वो झूठ बोल रहा है, स्टेटमेंट जो है उसके बारे में वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही। इसकी प्रोबेबिलिटी ट्रूथ बोलने की 3/5, ये नहीं बोलने की भी हाफ है क्योंकि 50% चांस है सही बोले गलत बोले। एक्स की प्रोबेबिलिटी सही गलत बोलने की 2/5 और इसके सही बोलने की हाफ, तो ये आपका आ गया 1/2। बात समझ में आ गई? कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, उससे यदि एग्जांपल समझ में नहीं आया तो ये वाला ले लो कि 2 + 3 5 होता है। अब एक्स पर्सन जो है 60% चांस है कि इसको वो सही बोले और 40% चांस है कि वो गलत बोले, और वाई जो है 50% चांस है कि वो सही बोले, 50% चांस है कि गलत बोले। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि एक्स सही बोले इसके बारे में और वाई गलत बोले, या फिर एक्स गलत बोले वाई सही बोले। आगे बात समझ। और ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों गलत बोले, वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, नहीं होगा। क्योंकि कोई बोलेगा, जैसे एक्स ने मान लो गलत बोल दिया, तो एक्स ने बोला कि 2 + 3 तो 6 होता है, तो वाई बोलेगा कि 2 + 3 तो 7 भी होता है, तो उस केस में आ जाएगा कि 6 भी होगा, वो वाला भी गलत हो गया ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी ना हुआ, समझो आप बात को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन अ क्लास 30% स्टूडेंट्स फेल्स इन फिजिक्स, 20% in math, 10% in physics and math. Okay, what is the probability that if he or she fails in physics, then he or she will also fail in math? तो आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बंदा जो है फिजिक्स में फेल हो रहा है, ये आपको गिवन है कि वो बंदा फिजिक्स में फेल हो रहा है, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मैथ्स में भी फेल हो रहा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन मैथ्स गिवन फेल्स इन फिजिक्स। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो सिंपली ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स। इसको पीएच कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैथ्स और फिजिक्स में फेल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 10%, दैट इज 10/100। और फिजिक्स में फेल हो उसके परसेंटेज है, उसका चांस है 30/100, तो ये हो गया 1/3। तो आंसर हो गया आपका सिंपली 1/3। आगे बात समझ में? एक बार फिर से प्रॉब्लम में क्या बोला है कि फिजिक्स में वो फेल हो रहा है, तब ये बताओ कि वो मैथ्स में ही फेल होगा। तो आपको गिवन है कि वो फिजिक्स में फेल हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है, इफ एबीसी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबीसी कब होता है? जब पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट हो और साथ में पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। एबीसी इंडिपेंडेंट है, देन प्रूव दैट ए एंड बी इंटरसेक्शन सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत ही सिंपल है, इसको हमने मान लिया कुछ एक्स, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर आना चाहिए? पी ए इंटू पी एक्स के बराबर आना चाहिए। अरे भाई, दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो कैसे पता करते हैं हम? जब ऐसा हो, मतलब दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो कैसे करते हैं हम कि पी ए इंटरसेक्शन एक्स, इस बी इंटरसेक्शन सी को क्या ले लिया एक्स, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूव करना है। या फिर ऐसे बोलो कि एक्स क्या है आपका? बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो गया पी ए और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है। अरे बात समझ में?
और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है भाई? यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं बी इंटू सी। अरे इसको ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो गई होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। अब इसको ये ब्रैकेट लग गया ना, उससे घबराना नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? बी इंटरसेक्शन सी और ए का फिर इंटरसेक्शन। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा हो गया? ये वाला रीजन। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो कौन सा कॉमन आ रहा है? ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है क्या? एंड इट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये किसके बराबर आ गया? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। एंड ए बी सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो ये ट्रू हो गई होगा। बहुत ही सिंपल है भाई, क्या बोला गया है? हम जो बोला गया है हमने इसको लेके चल रहे हैं कि सही है ये। एंड तक पहुंचते पहुंचते हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी कि वो सही है, तो प्रूफ हो जाएगा सही है। तो हमने बोला कि दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये सही होना चाहिए। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहां तक पहुंचे, और यदि एबीसी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो ये तो सही होता ही है ना। तो कहने का मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो बिल्कुल सही है। तो ए और एक्स मतलब ए और बी इंटरसेक्शन सी आपका इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, नाउ इसमें सेकेंड पार्ट में बोला गया है। सेकेंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका सेकेंड पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट पूछा गया है कि ए एंड बी यूनियन सी, ए एंड बी यूनियन सी बी इंडिपेंडेंट हो। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये पी ए इंटू पी बी यूनियन सी, ये प्रूफ करना है। ध्यान से समझो, आराम से समझो। हमें क्या प्रूफ करना है? ये, क्योंकि इसको एक मिनट के लिए नहीं समझ में आता तो एक्स ले लो, बी यूनियन सी को एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं, वाई ले लो। तो हमें ए इंटरसेक्शन वाई प्रूफ करना है कि पी ए इंटू पी वाई हो जाए, ये प्रूफ करना है ना। आती है बात समझ में? तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो, हमने एलएचएस लिया, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये इसके बराबर हो जाए, ये हमें प्रूफ करना है ना। ये तो समझ में आ गया। तो अब देखो, हमने कहीं पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने कहीं पढ़ा है। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी के साथ फिर यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे आया। ठीक है, और इसको एक इवेंट, इसको एक ले लो सेट एक्स एम ले लो, इसको एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन। कोई समस्या इसमें? अब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, इसको लिख सकते हैं हम पी ए इंटू पी सी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी ये क्या होगा? बहुत ही समझना आसान है, जैसे हमने ये देखा था वैसे इसको देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, सी ले लिया। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा पार्ट आपका? ये वाला पार्ट। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी आपका ये हो गया। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया? ये आ गया क्या? तो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया पी ए इंटू पी, ये लिखा हुआ है पी ए इंटू पी सी। और ये अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अब यहां से पी ए कॉमन लिया तो बचा क्या? पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटू पी सी, क्योंकि पी ए तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पी ए पी बी प्लस पी सी माइनस, इसको हम लिख सकते हैं बी और सी इंडिपेंडेंट है तो इसको हम बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। भाई म्यूचुअल इंडिपेंडेंट दे रखा है तो पेयर वाइज भी होगा,
तो बी इंटरसेक्शन सी को हम ये लिख सकते हैं या फिर इसको ये लिख सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है आपका, बी यूनियन सी लिखा हुआ है क्या? तो क्या यह हमें यही प्रूफ करना था क्या? तो इसको LHS को लिया था, ये आपका आ गया RHS के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि A एंड B यूनियन C भी आपका इंडिपेंडेंट हुआ। अब ये जो है, हमने तो यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे बना लिया। अब बोलोगे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो वो बोल देगा कि ABC म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोल दिया और कुछ ऑप्शंस बना दिए 4, जिसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2 और कुछ दे दिए। तो बताओ कौन सा सही है? आगे बात समझिए। देखो कहीं भी तुम्हें ऐसा लगे ना, ध्यान से सुनना ये बात को, कहीं भी ऐसा तुम्हें लगे कि यार ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है, वो तो दिमाग में नहीं आना चाहिए। किसी के आता भी नहीं होगा, यदि किसी के आए भी, कुछ कुछ तो रहते ही है भाई, एक्सेप्शन केस तो हर जगह ही रहते हैं, है ना। उनके दिमाग में यदि ऐसा आता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, उसका टेंशन पेपर बनाने वाले का है। तुम्हारा टेंशन नहीं होना चाहिए कि पेपर कैसे, ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, उसका टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है देखो, 54 में है, इफ A and B are such that probability of A given B दे रखा है 0.5, probability of B given A 0.25, probability of A intersection B 0.1, find PA PB and PA intersection B बार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A given B, तो इसको हम लिख सकते हैं A intersection B अपॉन में PB, ये कितना हो गया 0.5। सिमिलरली PB given A, तो ये हो जाएगा A intersection B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे कौन सा है A, ये कितना दे रखा है 0.25। ठीक है, और A इंटरसेक्शन B दे रखा है 0.12, तो इसको रख दिया 0.12, तो PB आपका आ गया 0.12 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इट इज इक्वल्स टू 12/50। ठीक है, यहां पर PA आपका हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B हो गया 0.12, तो ये 0.12 अपॉन 0.25, तो 12/25। ठीक है, A इंटरसेक्शन B निकालना है, इंटरसेक्शन B बार, तो इसको हम PA इंटू PB बार कर दे क्या? अरे भाई ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते, कोई करे भी तो ध्यान रखना। ऐसा कब करते हैं? जब A और B आपके इंडिपेंडेंट है, तो A और B बार भी इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके लिए आप क्या करो, A इंटरसेक्शन B बार मतलब क्या हो गया, ओनली A, तो इसको लिखो आप PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA हमें पता है कितना आया 12/25, और A इंटरसेक्शन B बार हमें पता है 0.12 या फिर बोलो 6/25, तो ये आ जाएगा 6/25। 0.12 अपॉन में 100 कितना होगा 6, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, तो 0.12 है ना, तो 12 हो जाएगा, ये 12/100 होगा, तो ये हुआ आपका 3/25, तो ये 9/25। कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके।